नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो रहता है वो टॉप टू बटम, मतलब कि ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं तो वो डिक्रीज होता है, बट ग्रुप 13 में एक्सेप्शन है। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सिंपल हमें याद रखना है, बटेगा ऑल इंडिया में, जो भी बटेगा ऑल इंडिया में तो सबसे ज़्यादा बोरन का होगा, फिर थैलियम का होगा, फिर गैलियम का होगा, फिर एल्युमिनियम का होगा, फिर इंडियम का होगा। फिर बोला गया है कि डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन के वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा एंड साइज डिक्रीज कर जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ है, गैलियम का साइज डिक्रीज कर गया है तो यहाँ पे इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी इंक्रीज कर गया है एल्युमिनियम से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले डिक्रीज करता है, मतलब कि बोरन टू एल्युमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोरन से एल्युमिनियम पे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। वही हम एल्युमिनियम से थैलियम पे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और ये सब जो होता है एटॉमिक साइज की वजह से होता है, तो उसी को एनसीईआरटी में लिखा गया है डिस्क्रिमिनेंसेस इन एटॉमिक साइज। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। बोरॉन जो होता है ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, ब्लैक होता है एंड सॉलिड होता है, एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ये फॉर्म करता है स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। ग्रुप 13 का ये तो बोरॉन हो गया, एंड ग्रुप 13 में जो अदर मेंबर रहता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, बोरॉन को छोड़ के जितना भी मेंबर रहता है। फिर गैलियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए गैलियम जो होता है ये समर में भी लिक्विड फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। बोरॉन का स्मॉल साइज जो होता है इसके वजह से फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसके वजह से ये फॉर्म इसको +3 आयन में जाने से प्रिवेंट करता है, एंड ये ओनली फॉर्म करता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो एनसीईआरटी में वही लिखा गया है कि इसको फोर्स किया जाता है कि ये फॉर्म करे ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स। देखो बोरॉन के लिए बोला गया था कि फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, जिसके वजह से कि ये B+3 आयन नहीं बना पाता है। एंड वही देखा जाए एल्युमिनियम के लिए, तो जब हम बोरॉन से एल्युमिनियम पे आते हैं तो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी का जो सम रहता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से कि एल्युमिनियम Al3+ आयन आसानी से बना लेता है, एंड एल्युमिनियम जो होता है ये हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है। देखो नेक्स्ट दिया गया है पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। पुअर शिल्डिंग इफेक्ट के लिए हमें सिंपल याद रखना है जेड इफेक्टिव जेड माइनस सिग्मा। तो जैसे ही सिग्मा डिक्रीज करेगा जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा एंड साइज डिक्रीज हो जाएगा। ये सब होता है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। बस इतना याद रखना, सारा मतलब कि अब जितना भी पी ब्लॉक में रिपीट करेगा सिर्फ यही रिपीट करेगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में देखें तो ग्रुप 13 का जो एलिमेंट होता है वो होता है बाल गणेश इन थाईलैंड। तो इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है NH2Np1, मतलब कि इसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ये +3 होगा। +3 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अब टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसका +3 तो होगा ही, बट जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो थैलियम वगैरह का ऊपर में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो नीचे में 2 डिक्रीज कर जाता है। तो 3 में से -2 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एंड 1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ग्रुप 13। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को याद रखने का सिंपल ट्रिक ये है कि पहले ऑक्सीडेशन याद रखना। जैसे कि ले लो 3 से 4 में जा रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड +4 से 3 में जा रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको ले लो रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जहाँ पे मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ले लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम जो होता है ये हमेशा +2 में रहना चाहेगा। तो +2 में रहना चाहेगा तो जैसे कि अगर थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया जाता है तो ये क्या करेगा कि ये थैलियम +2 में जाना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वही एनसीईआरटी में बोला गया है कि थैलियम जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि हमेशा लेस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा, मतलब कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा।
तो वही यहाँ पे दिया गया है डाउन द ग्रुप पुअर सिल्डिंग इफेक्ट हमें दिखाई देता है और ये डी एंड एफ ऑर्बिटल के इन्वॉल्व होने से होता है। तो जेड इफेक्टिव हमें सिंपल याद रखना है जेड माइनस सिग्मा। एंड ये जो पुअर सिल्डिंग इफेक्ट दिखाई देता है ये इसको बोल सकते हैं ये इनॉट पेयर इफेक्ट की वजह से भी होता है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो गैलियम इंडियम थैलियम का +1 एंड +3 हो सकता है, बट थैलियम जो होता है ये सबसे नीचे होता है एंड जो ग्रुप में सबसे नीचे होता है उसका जो एटॉमिक जो ऑक्सीडेशन नंबर रहता है वो डिक्रीज हो जाता है 2 से। जितना भी उसका ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है उससे 1-2 डिक्रीज हो जाता है। तो थैलियम जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहेगा क्योंकि इसका ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जब भी अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में थैलियम रहता है तो वो हमेशा +1 में आना चाहेगा। BF3 के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है क्योंकि BF3 जो होता है ये sp2 होता है। तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखें तो 2 4 6। BCl3 जो है ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर अमोनिया से, मतलब कि ये BCl3 है ये NH3 है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा N से एंड यहाँ पे ये फॉर्म कर लेगा ये sp3। मतलब कि अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो 1 2 3 4 sp3 हो जाएगा एंड sp3 का ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट दिया गया है AlCl3 जो होता है ये अपना स्टेबिलिटी को जो अचीव करता है वो डायमर बना के करता है। तो डायमर का फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे देख सकते हैं ये Al है ये Al है एंड Cl के साथ ब्रिज के जैसे बना लेता है ये रहा Cl। अब इसका Al का अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये टोटल 4 बॉन्ड है तो ये sp3 हो गया। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा एंड स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल टाइप का होगा। AlCl3 स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए डाइमर का फॉर्मेशन करता है एंड डाइमर कैसे बनता है ये Al है ये L है तो ये ब्रिज जैसा बना लेगा ये है Cl एंड ये है Cl एंड हमें पता है ये जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो ये 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा एंड फिर इधर भी लगा देंगे तो ये हो गया Cl Cl ये भी Cl है एंड ये भी Cl है। अब इसमें एंगल देखें तो इसके बीच में एंगल NCERT में दिया गया है फिर इसके यहाँ पे दिया गया है एंड फिर इधर को दिया गया है। तो सिंपल ऐसे करके याद रखेंगे ये 101 डिग्री होता है एंड ब्रिज से हम सीधे ऐसे करके निकलेंगे तो ये 101 डिग्री से डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो एंगल भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 डिग्री से कुछ ज़्यादा होगा, वैल्यू मत याद रखना, कुछ ज़्यादा होगा। और फिर अगर हमें शॉर्टकट मारना है तो एंगल डिक्रीज़ कर जाएगा, फिर यहाँ पे एंगल जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगा, इसको मान लो A, इसको मान लो B एंड इसको मान लो C। तो सबसे ज़्यादा एंगल जो होगा वो C का होगा, फिर A का होगा एंड सबसे लास्ट में B का होगा एंगल। क्योंकि ये शॉर्टकट मतलब कि ऐसे करके चलना, ये जैसे जैसे रास्ता इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे एंगल इंक्रीज़ होगा। एंड ये जो AlCl3 डायमर बताता है तो इसका बॉन्ड लेंथ के बारे में देखें तो ये Al है, ये Al है, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, इधर Cl, इधर Cl, ये Cl एंड इधर Cl। देखो एंगल के लिए हम इधर से चलेंगे, इधर से चल के सीधे इधर को आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एंगल रहेगा। मतलब कि मान लो 101 डिग्री है, फिर यहाँ पे 101 डिग्री से कुछ इंक्रीज़ कर जाएगा एंड फिर शॉर्टकट रास्ता है ये, तो शॉर्टकट रास्ता में इधर एंगल डिक्रीज़ कर जाता है। मतलब कि इसको A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, तो एंगल सबसे ज़्यादा होगा B वाला का, फिर होगा A वाला का एंड लास्ट में होगा C वाला का। तो एंगल वाला के लिए इधर से चलते हैं एंड वही डिस्टेंस के लिए देखें तो डिस्टेंस के लिए चलना इधर से। तो AlCl जो बाहर वाला होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कम होता है एंड जैसे ही हम अंदर जाते हैं मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज़ कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाता है। तो Al और Cl के बीच में बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर इसको मान लेते हैं A डैश एंड इसको मान लेते हैं B डैश, तो बॉन्ड लेंथ का अगर बात करें तो A डैश जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू B डैश।
नेक्स्ट बोला गया है कि ट्राईवैलेंट स्टेट में मोस्ट कंपाउंड जो रहता है ये कोवैलेंट टाइप का होता है एंड जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं मतलब कि वाटर में पुट करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एग्जांपल दिया गया है MCl3। तो M जो होगा ये ग्रुप 13 का एलिमेंट होगा एंड Cl3 हेलोजन है। तो ये ग्रुप 13 का बोरोन एलिमेंट लेते हैं तो ये हो जाएगा BCl3। इसको वाटर में पुट करेंगे तो ये बनाएगा BOH4-। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये sp3 आएगा। एंड फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम जो होगा ये हो जाएगा Al और ये हो गया Cl3। जब इसको वाटर में पुट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा AlH2O6 ब्रैकेट पे 3+। मतलब नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। बोरॉन जो होता है ये अनरिएक्टिव होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एल्युमिनियम फॉर्म करता है वेरी थिन ऑक्साइड लेयर सरफेस पे जिसकी वजह से कि इसको प्रोटेक्शन मिलता है। जब हम एमोर्फस बोरॉन एंड एल्युमिनियम मेटल को हीट करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है B2O3 एंड Al2O3 का। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे देखो कोई भी मेटल लेते हैं ग्रुप 13 का एंड उसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है E2O3। जैसे कि हम एल्युमिनियम लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एल्युमिनियम एंड इसको रिएक्ट करवाए हैं O2 से तो यहाँ पे हीट दिया गया है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा Al2O3 का। एंड फिर कोई मेटल लिए हैं यहाँ पे ग्रुप 13 का एंड उसको रिएक्ट करवाए हैं N2 से एंड हाई टेम्परेचर दिए हैं तो फॉर्मेशन होता है En का जिसको कि नाइट्राइड्स बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ग्रुप 13 का एलिमेंट ले सकते हैं। बोरॉन ट्राईऑक्साइड जो होता है B2O3 ये एसिडिक होता है एंड जब ये रिएक्ट करता है मेटालिक ऑक्साइड से तो फॉर्म करता है मेटल बोरेट से। एम्फोथेरिक का एग्जांपल है एल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा Al2O3 एंड गैलियम ऑक्साइड होगा Ga2O3। तो ये सब एम्फोथेरिक है। एंड बेसिक का बात करें तो मतलब कि देखो ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट आता है बाल गणेश इन थाईलैंड। तो यहाँ पे Al हो गया एंड Ga हो गया, ये हो गया एम्फोथेरिक एंड यहाँ पे जो इंडियम एंड थैलियम जो होगा तो इसका जो ऑक्साइड होगा वो बेसिक होगा। तो वही दिया गया है In2O3 TlO3 जो है ये बेसिक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड एंड अल्कलीज।